स्टार्ट करें। ओके, वेलकम बैक। आज अपना इस चैप्टर 2 का लास्ट वीडियो है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ये लग रहा हो कि चैप्टर 2 इतना जल्दी कैसे हो गया, जबकि चैप्टर 1 में हमने 11 वीडियो लिए थे। उसकी 2-3 वजह हैं। पहली बात तो ये कि चैप्टर 1 में हम बेसिक कंसेप्ट डेवलप कर रहे थे, तो वहाँ के डेरिवेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें थोड़ी डिटेल में की थी। मैंने आपको कहा था कि हम 11th के सारे पाप तो नहीं धो सकते, है ना, लेकिन कुछ कुछ धो सकते हैं, उतने पाप जितने ज़रूरी हैं। तो अब आप में से जिन बच्चों की मैथ वीक है, मैं आपको उनमें से उन बच्चों से बात कर रहा हूँ। अभी वो बच्चे 11th के लिए बेसिक मैथ्स के वीडियो अपलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं। ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेरे ही चैनल पे नॉर्थ साउथ एंड फिजिक्स में जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, अगर नहीं पता प्लेलिस्ट कहाँ है कैसे है तो मुझसे पूछ लो। प्लेलिस्ट में जाओगे तो 11th फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट उठा के देखना चालू कर दो। रोज़ 20-30 मिनट, बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। 12th में फ़ायदा मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा सब कवर करूँगा मैं धीरे धीरे, ठीक है। दूसरी बात ये कि सेकेंड चैप्टर के कुछ टॉपिक मैंने थर्ड चैप्टर में शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि सीबीएसई ने वो अभी हटा रखे हैं। सीबीएसई ने हटाए हैं, राजस्थान बोर्ड क्या करेगा मुझे नहीं पता। और दूसरी बात, वही टॉपिक अगर अपन पोटेंशियल के डेफिनेशन के साथ करें, जो कि अगले चैप्टर में आने वाला है, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। समझ में आया? तो आप में से जो एनसीईआरटी की बुक देख रहे हैं या राजस्थान बोर्ड की बुक देख रहे हैं, उन लोगों को ये लग सकता है कि 2-3 टॉपिक अभी नहीं कवर कराए सेकेंड चैप्टर में। वो इसलिए नहीं कवर कराए क्योंकि अभी सीबीएसई ने वो हटा रखे हैं। थर्ड चैप्टर में अपन वो करवाएंगे, तब तक अपने पास कोई गाइडलाइन आए नहीं आए उसके बेस पर अपन डिफाइन करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करें। आ जाओ। ओके, तो पहला टॉपिक जो हम आज करेंगे, आज 2-3 छोटे-छोटे टॉपिक करेंगे। ये छोटे-छोटे टॉपिक जरूर है, पर ये अपने आते 2-3-4 नंबर के हैं सीधे सीधे, ठीक है, और डायरेक्टली आते हैं तो आपको आते हैं, नहीं आते तो आपको नहीं आते, ऐसे टॉपिक हैं, ठीक है। अपनी बुक्स में ये डेरिवेशन काइंड ऑफ इस तरह से दे रखे हैं, सारे डेरिवेशन, अगले जो 3 डेरिवेशन कराऊंगा, कि वो रटंत विद्या स्टाइल में, कि रट लो ये स्टेप। अपन उनको वैसे नहीं करेंगे, तो मेरी डेरिवेशन के स्टेप्स आपको थोड़े बहुत इधर उधर मिलेंगे अगर आप बुक से कंपेयर करोगे तो। वो इसलिए क्योंकि मैंने इन डेरिवेशन के स्टेप को सिस्टमेटिकली अरेंज किया है इस तरीके से कि लॉजिकली हमारे दिमाग में एक सिस्टम फ्लो हो सके, एक स्टोरी फ्लो हो सके, ठीक है। ये डेरिवेशन पूरी तरह से सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। किसी भी एग्जाम में आपका 1/4 नंबर भी नहीं कटेगा, तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। बस अपन ने स्टाइल चेंज की और कुछ नहीं। आ जाओ। अच्छा, ये क्वेश्चन अपने से कई तरह से पूछा जा सकता है। पहला वाला आपसे ये पूछेंगे कि कैलकुलेट करो फोर्स सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर पे, या कैलकुलेट करो फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर पे, या कैलकुलेट करो इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर पे। अब इतनी टेंशन मत लो। पहली बात तो देख लो, मान लो एक ये मेरे पास चार्ज कंडक्टर है। अगर ये चार्ज है तो मैंने इसको चार्ज दिया होगा। अभी याद करो, मैंने आपको कंडक्टर की एक डेफिनेशन बताई थी पिछले डेरिवेशन में, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में जब मैं डिफरेंस बता रहा था, कि अगर ये कंडक्टर है, तो जैसे ही मैं इसको चार्ज दूंगा, चार्ज रिपेल करेगा एक दूसरे को, सेम चार्ज होगा। और क्योंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो का पाथ बहुत आसानी से मिल जाता है, तो सारे चार्ज एक दूसरे से दूर भागते हैं, और उतना दूर भागते हैं जितना दूर वो भाग सकते हैं। तो बेसिकली वो इसकी सरफेस पे आके बैठ जाते हैं। मतलब कोई भी कंडक्टर हो, कैसी भी शेप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसी भी शेप हो, चाहे कंडक्टर के अंदर कैविटी ही क्यों ना हो, मतलब कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर आपने छेद कर दिया, चाहे ऐसा ही क्यों ना हो, किसी भी केस में आप कंडक्टर को जब भी कोई चार्ज दोगे, कंडक्टर को हमेशा वो चार्ज एक दूसरे से रिपेल होता, क्योंकि उसको चार्ज को फ्लो होने का पाथ मिल जाता है, इसकी आउटर मोस्ट सरफेस पे आके सेटल हो जाता है। तो अगर मान लो ये कंडक्टर है, ऐसे सॉलिड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस कंडक्टर को मैंने चार्ज दिया, चार्ज देते के साथ ही वो सारा किधर आ गया, इसकी सरफेस पे, अंदर नहीं रहा, इसकी वॉल्यूम पे नहीं रहा, सब इसकी सरफेस पे आ गया, ठीक है। यहाँ तक मुझे समझ में आया ये बात कि चार्ज कंडक्टर क्या है।
अब मेरे से पूछ रहा है फाइंड करो फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। मतलब ये जो चार्ज कंडक्टर की सरफेस है ये वाली, जिस पे चार्ज बाहर आके बैठ गया, इससे बाहर तो जा नहीं सकता, इस पर कितना फोर्स लग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस पे फोर्स लगा कौन रहा है, वही तो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो कॉमन दिमाग लगा सकते हो कि ये सारे प्लस मैंने यहाँ दिए थे कहीं बीच में, वो एक दूसरे को रिपेल करते करते सरफेस पे आ गए। अब सरफेस से बाहर जा नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर ये प्लस इस प्लस पे इधर की ओर फोर्स नहीं लगा रहा होगा, ये वाला प्लस भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला प्लस भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला प्लस भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा। ऐसे हर चार्ज पे बाहर की ओर फोर्स तो लगी रहा है, वो तो मुझे पता ही है, बाहर की ओर फोर्स तो लगी रहा है, वही तो मुझे कैलकुलेट करना है, वही तो मुझे कैलकुलेट करना है। यानी कि मुझे ये भी पता चल गया कि चार्ज कंडक्टर किसको कहते हैं। चार्ज कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, चार्ज दिया सरफेस पे आ गया। अब फोर्स ऑन द सरफेस, इसकी सरफेस पे फोर्स कौन लगाएगा, ये चार्ज ही लगाएंगे। तो मतलब अगर मैं चार्ज का एक छोटा सा पीस ले लूं, यहां पे छोटा सा पीस ले लूं, तो इस पर ये सारे फोर्स लगाएंगे। तो बस हो गया कैलकुलेशन, अब तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना, यही तो कैलकुलेट करना है, फोर्स ऑन द सरफेस। तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा, छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है। इस छोटे से एलिमेंट पे अगर मैंने माना चार्ज है dq, तो ये मेरा हो गया पॉइंट चार्ज एक तरह से। अब मुझे मालूम है किसी भी पॉइंट चार्ज को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उस पर फोर्स लगता है dF, फोर्स ऑन एलिमेंटल मतलब छोटा सा, एलिमेंटल सरफेस एरिया, एलिमेंटल सरफेस। मान लो मैंने सरफेस ली ds लेंथ, मतलब ds एरिया की, इसके एरिया कितना है ds, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा जरा बताओ मुझे। फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इज इक्वल टू q इनटू ई, मैंने पढ़ा है पुराने चैप्टर में। चार्ज कितना है इस पे dq, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 लग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस पे चार्ज कितना है और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगा रहा है। इन दोनों ही सवालों के जवाब हमको ढूंढने हैं और इन दोनों सवालों के जवाब ढूंढ के हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो छोटे से इस पे फोर्स आ जाएगा। अभी पूरी सरफेस पे फोर्स लगाने के लिए क्या करूंगा, मैं इसी का इंटीग्रेशन कर दूंगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर इस फोर्स को मैं सरफेस के एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो वो जो आता है उसी चीज को प्रेशर बोलते हैं। ये तीनों डेरिवेशन एक साथ हो गए, समझ में आ गया आपको। अब देख लो, dF इज इक्वल टू इस छोटे से एलिमेंटल चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, Q इंटू ई। ये समझ में आ गया मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे पूरी सरफेस पे फोर्स लगाना था, निकालना था, तो मैंने छोटी सी सरफेस ले ली, उस पर चार्ज हो गया dQ, उस पर फोर्स कितना लगेगा dQ इंटू ई। अभी अगर dQ इंटू ई है तो मेरा काम है dQ निकालना और मेरा काम है E1 निकालना। पहली बात तो dQ निकाल लो, dQ तो मैं जानता हूँ। अच्छा, ये चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पे, सरफेस पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सारे गामा यानी कि सिग्मा, यानी कि यूनिट एरिया पे तो चार्ज है सिग्मा, यूनिट एरिया पे चार्ज है सिग्मा, तो इस पूरे का एरिया कितना है ds, तो ये छोटा सा चार्ज कितना हो गया सिग्मा इंटू ds। समझ में आया, ये लो इसकी वैल्यू आ गई। अब निकालो E1। E1 क्या है, E1 है इस चार्ज को जब मैंने यहाँ पे रखा तो इस पर आसपास के चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। आसपास चार्ज कौन से हैं, ये रहे, इन सारे चार्ज की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वही मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अब मैं इसको थोड़ा सा प्यारा डायग्राम बनाता हूं। ओके, तो मुझे इस ds एरिया पर या यहाँ पे जो dq चार्ज रखा हुआ है ऐसा मान लो, इस dq चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इन सब की वजह से वो कैलकुलेट करना है। अभी मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तो कोई टेक्निक ही नहीं है। तो यहाँ पे हम थोड़ी बहुत ना इधर उधर का जुगाड़ लगाएंगे।
जुगाड़ क्या लगाएंगे? हमको मालूम है, हमने पढ़ा है ना, कि कंडक्टर के सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। कंडक्टर की सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। जिसको नहीं पता है वो देख लो कि जैसे ही मान लो ये कंडक्टर है, ये डेरिवेशन क्या अलग है, ये कंडक्टर है, मैंने इसको चार्ज दिया तो चार्ज कहाँ आ जाएगा? सारा बाहर की सरफेस पे रिपेल होके, ये मुझे पता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं एक गॉसियन सरफेस लूं, अंदर अगर मैं एक गॉसियन सरफेस लूं और इस अंदर वाली गॉसियन सरफेस पे गॉसियन रोल लगाऊं, तो वो क्या बोलता है? E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन क्या है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये तो मुझे मालूम है कि ये चार्ज तो पूरा सरफेस पे है। तो मैं भले ही इतना बड़ा गॉसियन सरफेस ले लूं, जब तक मैं सरफेस पे नहीं आऊंगा ना एग्जैक्टली, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं आने वाला। अगर इसके अंदर क्यू इन जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया, तो ये पूरा जीरो हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो गया। यानी कि इसकी वजह से मुझे क्या पता चला? किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इस चीज का फायदा क्या निकाला मैंने? अब देखो, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लूं P, ध्यान से समझना, अगर एक पॉइंट ले लूं P तो मुझे मालूम है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। मुझे निकालना है E1। E1 क्या है? इन सारे चार्ज की वजह से लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर, है ना। तो ये मुझे मालूम है इस P1 पर कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। एक तो ये सारे चार्ज, ये सारे प्लस हैं तो ये इसको रिपेल करेंगे, ये लो E1, और एक ये छोटा सा DQ, इस DQ की वजह से ये फोर्स लगेगा E2। इस पे और कोई तो फोर्स लग ही नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मुझे तुरंत दिखाई दे गया, ओहो अंदर जीरो है। लेट्स टेक 2 पॉइंट लेंगे हम, दूसरा क्यों लेंगे अभी पता चलेगा। P एंड Q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, यहां पर अगर मैं E1 तो मुझे मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज, इसको नाम दे दो एक। अगर इस छोटे से एलिमेंट को मैं नाम देता हूं ए बी, यहां पर एक पॉइंट ले लो C, तो ए सी बी, ध्यान से देखना, ए सी बी मतलब ये वाला चार्ज मैंने एक्सक्लूड कर दिया। और E2 में कौन सा चार्ज ले लेता हूं, कौन सा फोर्स ले लेता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज। एलिमेंटल चार्ज कौन सा हो गया? ये वाला ए बी। नोटेशन का तरीका है बस। अब इसका बेनिफिट ये हो गया कि अंदर मुझे मालूम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अंदर जीरो होता है। अंदर एक तो ये पूरा लगाएगा, इसकी वजह से तो मुझे मालूम, मैंने लिया है E1, ये पूरा इसको रिपेल करेगा इस तरफ, और ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, और मुझे मालूम है अंदर है जीरो, यानी कि E1 माइनस E2 हो गया जीरो, यानी कि E1 की वैल्यू हो गई E2 के बराबर। अब अगर मैं कहीं से E1 और E2 में एक और रिलेशनशिप ले आऊं, एक और रिलेशनशिप ले आऊं, तो मैं E1 और E2 दोनों को सोल्व कर सकता हूं और वहां से E1 की वैल्यू पुट कर सकता हूं। अब मेरा दिमाग चलने लग गया, कहीं से E1 की और E2 की एक और इक्वेशन लेके आओ। तो अब क्या करूंगा? अंदर मैंने एक पॉइंट लिया P, मुझे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम था जीरो है, होता है, आप डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज कर सकते हो। अच्छा, पिछले डेरिवेशन में मैंने ये भी देखा है कि सरफेस चार्ज कंडक्टर के बाहर, चार्ज कंडक्टर के बाहर अगर कोई पॉइंट लेता हूं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने पिछले डेरिवेशन में पढ़ा है। आप ये कह सकते हैं कि वो डेरिवेशन प्लेट के लिए था, लेकिन याद रखना कंडक्टर सरफेस के लिए, किसी भी चार्ज कंडक्टर के लिए उसकी सरफेस के एकदम पास अगर आप जाओगे ना, तो चाहे उसका शेप कोई सा भी हो, हमेशा ये वैल्यू ट्रू होती है,
हमने प्लेट के लिए निकाला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, कंडक्टिंग प्लेट के लिए। लेकिन प्लेट की जगह कोई भी शेप होगी ना, कोई भी शेप होगी, तो अगर कंडक्टर की सरफेस के जस्ट पास आप बात कर रहे हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, शेप पे डिपेंड नहीं करता। ये डेरिवेशन किया भी जा सकता है पर अपने सिलेबस में नहीं है, किसी बुक में नहीं है, अच्छी बुक्स में है, जरूरत भी नहीं है अपने को। अपन याद रख सकते हैं कि कंडक्टिंग प्लेट के लिए जो आया था ना, वही आंसर होता है किसी भी कंडक्टर सरफेस के लिए। कंडीशन ये है कि बस सरफेस के एकदम पास होना चाहिए। तो अगर मैंने पास वाला पॉइंट लिया Q, तो इस Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, मुझे मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। तो एक पॉइंट P अंदर ले लिया, एक पॉइंट Q बाहर ले लिया। ये मुझे मालूम है कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन कौन लगा रहा है बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड? एक तो ये छोटा एलिमेंटल लगा रहा है, इसकी वजह से इधर होगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है, E2, तो ये लो E2 की डायरेक्शन, ठीक है। और एक ये बड़ा लगा रहा होगा, ये भी बाहर ही लगाएगा, तो इसकी वजह से कितना लग रहा है, E1। यहां पर यानी कि Q पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो यानी कि अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, और E1 प्लस E2 कितना देगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर मैं E1 की वैल्यू E2 के बराबर रखते हुए E2 इज इक्वल टू E1 यहाँ पे पुट करूँ तो मेरी आ जाएगी 2E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मेरी E1 की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फोर्थ। बस काम खत्म। कुल मिला के मेरे को ये वैल्यू निकालनी थी DQ और E1। DQ मेरा आ गया, E1 मेरा आ गया, पुट कर दो, पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। जैसे ही पुट करोगे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, DF इज इक्वल टू DQ की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू DS। E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो DF की वैल्यू क्या आ जाएगी, DF की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर DS ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये लो आंसर। ये छोटे से एलिमेंट पे लग रहा फोर्स, अगर छोटे से एलिमेंट पे लग रहा है इतना फोर्स, तो ऐसे में छोटे छोटे खूब सारे एलिमेंट लूंगा, छोटे छोटे खूब सारे एलिमेंट लूंगा, फिर उन पे लग रहे फोर्स को जोड़ूंगा। ये फोर्स वेक्टर एडिशन में जाएगा क्योंकि फोर्स वेक्टर है। तो छोटे छोटे फोर्स पे, छोटे छोटे सरफेस पे लग रहा फोर्स को मैं जोड़ूंगा, जोड़ना इंटीग्रेशन। तो फोर्स ऑन होल सरफेस अगर मैं निकालना चाहूं तो कुछ नहीं है, ये DF का इंटीग्रेशन हो गया, यानी कि मेरा यही आंसर है, बस इंटीग्रेशन लगा के दिखा दूंगा। ओके, अगर मैं इस वैल्यू को, ये आंसर सही है, इस वैल्यू को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मुझे मालूम है कि चार्ज कंडक्टर के बाहर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब मैं E1 या E2 की टर्म्स में नहीं लिख के डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इस इंटीग्रेशन में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को E से रिप्लेस कर दूंगा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कर लो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो इस एप्सिलॉन नॉट को ऊपर मल्टीपल कर दो, ये 2 ऐसा कैसा रह गया इंटू DS। अब ये जो टर्म है ये हो गई E स्क्वायर, E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटू DS। ये हो गया मेरा फोर्स। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ठीक है। अगर मैं यहां पर अब कुछ नहीं है, फोर्स पर यूनिट एरिया या इलेक्ट्रिक प्रेशर निकालना चाहूं तो इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, वो दोनों चीज एक ही हैं। तो प्रेशर हो गया DF बाई DS, फोर्स को पर यूनिट एरिया से डिवाइड कर दूंगा। DF की वैल्यू क्या है, ये रही सिग्मा स्क्वायर DS ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको DS से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्रेशर। अगेन मैं इसको अगर E की टर्म्स में लिखूंगा तो सेम स्टाइल में इसको मैं लिख सकता हूं E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई 2। समझ में आया? देखो सिंपल, तुरंत तुरंत देख लो। फोर्स निकालना था चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे, कैसे निकालोगे? सिंपल, धीरे धीरे चलेंगे तो
यार इस चार्ज कंडक्टर पे फोर्स कौन लगा रहा है? यही चार्ज लगा रहा है आपस में, क्योंकि जैसे मैंने इसको चार्ज दिया रिपेल होके बाहर आ गए सरफेस पे, अभी ये और फोर्स लगा रहे हैं। तो एक छोटा सा एलिमेंटल ले लिया, इस एलिमेंट पे अगर मैंने चार्ज मान लिया dq, तो इस पे फोर्स लगेगा q इंटू ई, तो इस पे फोर्स लग रहा है dF इज इक्वल टू dq इंटू ई। ये ई किसकी वजह से है? इन सारे चार्ज की वजह से। तो इन सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2 पॉइंट ले लिए P और Q। शॉर्ट में डेरिवेशन नोट्स में मिल जाएगा, P और Q, है ना। तो मुझे मालूम है P तो हो गया चार्ज कंडक्टर के अंदर, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, और Q चार्ज कंडक्टर के सरफेस के जस्ट बाहर है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक बार तो अंदर 0 कर दो, अंदर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर और बाकी सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो E1 माइनस E2 0 हो गया, E1 और E2 के लिए बराबर हो गई। बाहर इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही है और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही है, तो ये दोनों अब ऐड हो जाएंगे। ऐड होके क्या देंगे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मेरी E1 की वैल्यू आ जाएगी, E1 और DQ की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, मेरा DF आ गया। छोटे से पे DF आ गया तो इंटीग्रेशन कर दो, F आ गया। सिंपल है ना। फिर फाइनली यहाँ पे अगर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को चाहो तो E से रिप्लेस कर दो, तो ये एक और वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, फोर्स आ गया, तो फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया मेरा प्रेशर होता है, बस ये प्रेशर आ गया। ठीक है, ओके। अब हम करेंगे दूसरा डेरिवेशन। दूसरा डेरिवेशन है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन चार्ज कंडक्टर। नाम देख के मत डरो, नाम में कुछ नहीं रखा, डेरिवेशन सारे सिंपल है। ओके, सबसे पहली बात, चार्ज कंडक्टर मैं जानता हूं क्या है, ये रहा, अब मैंने पढ़ लिया है। ये कंडक्टर रहा, इसको चार्ज दे दिया, ये लो। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि इसकी यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये एनर्जी कहां से आ रही है। फिर से वही बात, तो फिर से वही कंसेप्ट। जैसे ये चार्ज कंडक्टर है, मैंने इसको चार्ज दिया क्योंकि कंडक्टर है तो चार्ज सरफेस पे आ गया, क्योंकि चार्ज को फ्लो होने का रास्ता मिल गया। सरफेस पे आने के बाद भी वो बाहर जाना चाह रहा है, सारे चार्ज बाहर जाना चाह रहे हैं। तो ये सारे चार्ज अगर बाहर जा रहे हैं तो इनको कोई रोक के रख रहा होगा। वो कौन एनर्जी है जो इन चार्ज को रोक के रख रही है? बेसिकली वो सरफेस पे आके बैठ गए, अब सरफेस से बाहर जा नहीं सकते। समझ में आया? तो अब वही एनर्जी मुझे निकालनी है जो एनर्जी इसको होल्ड करके रख रही है। अब इसके लिए अगले चैप्टर का एक कंसेप्ट यहां पर देख लो, अभी हल्का सा देख लो, आगे चैप्टर में पूरा करेंगे कि वो एनर्जी होती क्या है। ध्यान से देखना कि इस पर जो मैंने चार्ज दिया ये इसकी सरफेस पे आ गया, अब ये सरफेस पे आकर बाहर जाना चाह रहा है, सरफेस पे आके बाहर जाना चाह रहा है। एक कंसेप्ट आएगा अगले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ऐसे एक कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि मान लो यहाँ पर चार्ज रखे हैं Q1, Q2, Q3 ऐसे। अब यहाँ पे एक चार्ज है Q4। इस चार्ज को मैं इस सिस्टम में इस पोजीशन से उठा के किसी भी और पोजीशन पर लेके जाऊं, तो मुझे अगर इन इलेक्ट्रिक सिस्टम की अगेंस्ट काम करना पड़े, यानी कि एक्सटर्नल वर्क लगाना पड़े, तो उसी एक्सटर्नल वर्क को मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कंसेप्ट लगता है 11th में। फिर से 11th में जो हमने थोड़ी सी मस्ती की है ना, उसका नुकसान है। ये देखो, छोड़ते के साथ ही नीचे गई ना, तो यानी कि जैसे ही बॉल को मैंने छोड़ा, ग्रेविटेशन ने इसको नीचे खींच लिया। अगर मैं इस बॉल को यहां से उठाकर ऊपर लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस बॉल को यहां से उठा के ऊपर लेके आ रहा हूं, तो मुझे अर्थ की ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। और ये जो अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, ये जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है ना, यही एक्सटर्नल वर्क इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से स्टोर हो जाता है। और वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी छोड़ते के साथ ही नीचे लेके जाती है इसको। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रखे हुए हैं, अभी मैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज को उठाकर कहीं दूसरी जगह लेके आऊँ, जैसे मैंने बॉल को उठाया, तब जब दूसरी जगह लेके आऊँगा ना, तो जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा ना, वही होता है पोटेंशियल एनर्जी। और वही हमसे पूछा जा रहा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है, इस पे वर्क निकाल लो, एक्सटर्नल वर्क, और उसी को एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का नाम दे दो, उसी को एनर्जी का नाम दे दो।
तो अब इस पे वर्क कैसे निकालूं, सवाल उठता ही ये। तो वर्क की 11th में, आई नो 11th में हमने थोड़ी बहुत मस्ती की है, अब ये सारे कंसेप्ट 11th के, मैं क्या करूं। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस अभी इतना याद रख लो। वर्क होता है कितना फोर्स लग रहा है इनटू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, हालांकि डॉट प्रोडक्ट में आता है, पर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, तो अभी बिना डॉट प्रोडक्ट के याद कर लो। कितना फोर्स लग रहा है, मैंने इस चीज़ को यहाँ फोर्स लगाया और ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, कितना फोर्स लगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हो गया वर्क डन। ठीक है, तो यानी कि मुझे वर्क डन निकालना है और मुझे मालूम है कि ये चार्ज बाहर जाना चाह रहे हैं, ये चार्ज बाहर जाना चाह रहे हैं। मैं कौन सा वर्क निकालना चाह रहा हूँ, एक्सटर्नल वर्क, क्योंकि एक्सटर्नल वर्क को ही मैं पोटेंशियल एनर्जी का नाम दूंगा। तो अगर ये बाहर जाना चाह रहे हैं तो इसके अगेंस्ट अगर मैं काम करना चाहूँ तो मुझे इनको अंदर की ओर लेके आना पड़ेगा, समझना बहुत मजा आएगा। ये खुद बाहर जाना चाह रहे हैं, मुझे एक्सटर्नल वर्क निकालना है, उसी को तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम दूंगा। तो अब मैं इसको अंदर की ओर लेके जाना चाह रहा हूँ ऐसे। तो एक काम करूँ, अगर इसकी रेडियस है r, तो इस स्फीयर को कंप्रेस कर दो। मान लो तुमने dr से कंप्रेस कर दिया। इफ वी कंप्रेस द कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास यहाँ पे, स्फेरिकल कंडक्टर, देन अगर dr डिस्टेंस से ऐसे अंदर की ओर बॉल को छोटा कर दिया इस स्फीयर को, तो वर्क डन कितना हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन ही तो एक्सटर्नल वर्क है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स तो बाहर जाना चाह रहा था और उसके अगेंस्ट काम करके मैंने इसको छोटा किया है, तो यही तो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल वर्क है, और ये होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बताओ कि फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स मैंने जस्ट अभी पढ़ा है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हो गया प्रेशर इनटू एरिया, ये मुझे मालूम है। ये मुझे मालूम है। प्रेशर कितना है, ये जस्ट मैंने अभी पहले वाले डेरिवेशन में किया है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर या चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर कितना प्रेशर लग रहा होता है, जस्ट अभी किया है। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए यानी कि एरिया। अब मुझे बताओ इस स्फेरिकल कंडक्टर का एरिया कितना होता है, स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। ये लो, ये डी आर से डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो ये सारी चीज़ ये हो गई। ये तो है प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, ये है एरिया ऑफ चार्ज कंडक्टर, ये है इतना डिस्प्लेस किया। समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है। पहले था 4 पाई आर स्क्वायर का सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर के सरफेस एरिया को प्रेशर लगा के मैंने कितना कम किया, 4 पाई आर स्क्वायर के सरफेस एरिया को डी आर से कम किया, तो इतना वॉल्यूम में चेंज आया है। यानी कि ये जो चीज़ है ये तो dv है, dv यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dv, यही मेरा dw है। ठीक है, अगर छोटा सा वर्क डन इतना है तो नेट वर्क डन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन, और वही तो पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने पढ़ लिया, तो इसका इंटीग्रेशन निकाल दो। ये हो गया वर्क डन, नेट वर्क डन। अच्छा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, ये एनर्जी है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, मुंह में घुस गया बे, dw डिवाइड बाई dv, यही तो है एनर्जी। ये जो dw एक्सटर्नल है यही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको मैं पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी। dw का फॉर्मूला ये रहा,
सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, इसको डी से डिवाइड कर दो, ये कट गया, ये लो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गई। आप ध्यान से देखोगे तो इस डेरिवेशन में जो वैल्यू आई है वो एज वही आई है, सेम वही वैल्यू है जो पुराने डेरिवेशन में आई थी। यानी कि अगर कोई मुझसे फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल रहा है या प्रेशर निकाल रहा है तो उसकी वैल्यू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू के बराबर आती है। डेरिवेशन मैंने बता दिया, पूरा अच्छे से डिटेल में बताया, अच्छे से देख लो इसको, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन चार्ज कंडक्टर पूछा था, मेरे पास स्फीयर था, मुझे मालूम है कि इसको जो मैंने चार्ज दे रखा है वो बाहर की ओर जाना चाह रहा है, बाहर की ओर जाना चाह रहा है। तो अगर मैं इसको कंप्रेस करूं तो मुझे इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा। उसी एक्सटर्नल काम को अगले चैप्टर में मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम दूंगा। तो मैं उसी एक्सटर्नल वर्क को निकालना चाह रहा हूं। तो मान लो मैंने स्फीयर को कंप्रेस कर दिया तो कितना फोर्स लगा इनटू dr। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। मुझे मालूम है इसकी सरफेस पे कितना प्रेशर है, अभी डिराइव किया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना है स्फीयर का? 4πr²। dr से मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, ये लो। अभी एक बात था, 4πr² पहले वॉल्यूम, पहले सरफेस एरिया था, अभी मैंने इसको dr से कंप्रेस कर दिया, यानी कि ये जो आया ये चेंज इन वॉल्यूम आ गया, 4πr² इंटू मल्टीप्लाइड बाई dr। तो ये जो है ये चेंज इन वॉल्यूम आ गया, ये रहा मेरा वर्क, एक्सटर्नल वर्क। यही वैल्यू तो वर्क डन जो है, यही तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर मैं इसमें dv का डिवाइड कर दूं तो जो आएगा वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आएगा। फिर से यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको ई की टर्म्स में लिख सकते हो। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को अगर ई लिखोगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर मीडियम प्रेजेंट होगा, ये तो क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मुझे बोलेगा कि फ्री स्पेस की जगह कोई मीडियम है तो दोनों ही डेरिवेशन में एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम आता जाएगा, सेम डेरिवेशन आएगा। जहां जहां एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे वहां एप्सिलॉन एम करते जाओ, ठीक है। ओके, अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक देख लो, ये आखिरी टॉपिक है। इसके अलावा हालांकि एक दो छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, जैसे कि गॉस लॉ का डेरिवेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट चार्ज की वजह से मैं गॉस लॉ को कैसे डिफाइन करूँगा, गॉस लॉ को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूंगा, ये सब चीज़ें हम अभी नहीं करेंगे। अगेन मैं आपको कह ही चुका हूँ, ये हम अगर CBSE ने कुछ क्लियरली मेंशन कर दिया, राजस्थान बोर्ड ने या CBSE ने, CBSE तो कर चुका है तो CBSE से तो हट चुका है, राजस्थान बोर्ड ने अगर क्लियरली मेंशन कर दिया तो उसके बाद डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल। अब ये क्या चीज़ है? पहले तो देखो चार्ज सोप बबल, तो चार्ज को हटाओ, अब देखो सोप बबल। सोप बबल क्या होता है? ये फिर से 11th में पढ़ा था, आज के सारे कंसेप्ट 11th वाले ही हैं, मैं क्या करूँ। सोप बबल क्या है? सोप बबल को समझ जाओगे, 400 बबल को समझ लेंगे, 400 बबल को समझ जाएंगे, उसके इक्विलिब्रियम को समझ जाएंगे, ठीक है। तो पहले बबल को समझने की कोशिश करो। ये डेरिवेशन मैंने अपनी बुक से थोड़ा हटके किया है, वो इसीलिए ताकि एक सिस्टमेटिक डेरिवेशन हो, हमको रटने वाला फीलिंग ना आए। तो बबल में क्या होता है एक्चुअली में, 11th में पढ़ा था हमने, बबल में होती हैं 2 लेयर, एक नहीं होती बबल में, 2 लेयर होती हैं, ऐसे बहुत ही पतली पतली, ठीक है। और इन दोनों लेयर के बीच में होता है लिक्विड, बहुत ही थिन। ये बीच का लिक्विड है, ये अंदर वाली लेयर, ये अंदर वाला लेयर है और ये बाहर वाला लेयर है, ठीक है। अब होता क्या है, हमने लिक्विड में 11th में एक कंसेप्ट पढ़ा था, वो कंसेप्ट था सरफेस टेंशन। ये क्या चीज़ है, इसको देख लो। हो क्या रहा है कि इस बबल के अंदर जो एयर भरी हुई है, इस बबल के जो अंदर एयर भरी हुई है, ये इस बबल पे बाहर की ओर प्रेशर लगाती है। इस प्रेशर को अगर मैं P इन का नाम देता हूँ, समझना कंसेप्ट 11th का है, पूरा नहीं कराऊंगा, हल्का सा कराऊंगा। ये एयर अंदर से बाहर की ओर इसको प्रेशर लगा रही है, तो प्रेशर लगा रही है तो बबल एक्सपेंड होना चालू हो गया। अब जब बबल एक्सपेंड होना चालू हुआ ना, तो बाहर से एटमॉस्फेयर
में जो एयर है उसने बाहर से प्रेशर लगाना चालू कर दिया, क्योंकि नहीं लगाएगी तो ऐसे बढ़ता जाएगा। अभी देखो, अब इस कंडीशन में क्या होता है, अगर अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा है तो ये बबल एक्सपेंड होता रहेगा, एक्सपेंड होता रहेगा, और अगर बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा है तो ये कंप्रेस होता रहेगा, कंप्रेस होता रहेगा। पर एक्चुअली में इन दोनों में से कुछ नहीं होता, एक नई चीज़ हो जाती है, और वो नई चीज़ होती है यहाँ पे जो बीच में जो थिन लिक्विड है ना, उसकी वजह से। अब यहाँ पर देखो एक नई चीज़, ये जो अंदर थिन लिक्विड है ना, यहाँ पे लिक्विड की एक प्रॉपर्टी आ जाती है सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन क्या कहता है कि कोई भी लिक्विड हमेशा अपनी सबसे कंप्रेस्ड स्टेट में रहना चाहता है। ये सर्दी लग रही, ऐसे करके कोई भी लिक्विड हमेशा अपनी कंप्रेस्ड स्टेट में रहना चाहता है। तो ये लिक्विड जो कि इन दो थिन लेयर के बीच में फंसा हुआ है ना, ये कंप्रेस होना चाहता है, ये कंप्रेस होना चाहता है। और ये जब कंप्रेस होना चाहता है ना, तो ये अंदर वाली लेयर पे अंदर की ओर फोर्स लगाता है। ध्यान से देखना, अंदर वाली लेयर पे अंदर की ओर फोर्स लगाता है, और इस फोर्स को ये पी इन बाहर की ओर लगाता है। अब वापस इस कंसेप्ट को भूल जाओ और वापस वाली पहली चीज पे आ जाओ। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि जब ये अंदर वाली एयर बाहर फोर्स लगा रही है और बाहर वाली एयर अंदर फोर्स लगा रही है ना, तो एक्चुअली में बबल के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। मतलब पी इन माइनस पी आउट में कैलकुलेट कर सकता हूँ, और उसको मैं डेल्टा पी या पी एक्सेस का नाम दे सकता हूँ। ध्यान से देखना, अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा होता है, तो वो एक्सपेंड हो रहा होता है। ठीक है, तो उस केस में आ जाता है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन अंदर की ओर प्रेशर लगाता है और इसको बैलेंस कर देता है। सरफेस टेंशन अंदर की ओर आता है और इसको बैलेंस कर देता है। तो ये पी एक्सेस को बैलेंस करता है सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है 4T/R। ये अपन ने 11th में डेरिवेशन किया है। अभी इस डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, अगर आपका कोई मन करे तो बता देना, अलग से करवा देंगे। वैसे 11th में आप लोगों ने किया हुआ है। यहाँ पे T है सरफेस टेंशन, और R है रेडियस। समझ में आ गया? तो ये जो P एक्सेस है, इसकी वैल्यू होती है 40/R। समझ में आ गया? अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा था तो ये एक्सपेंड हो रहा था, तो ये P इन P आउट से ज़्यादा था। इस P इन P आउट से जो ज़्यादा था ना, उसको मैंने P एक्सेस का नाम दिया। इस P एक्सेस को बैलेंस करने के लिए मेरे पास एक गेम में नया चीज़ आ गई, और वो नई चीज़ हो गई सरफेस टेंशन। इस सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? लिक्विड हमेशा अपनी कंप्रेस्ड स्टेट में रहना चाहता है। तो जैसे ही ये अंदर से फैलना चालू हुआ, लिक्विड जो अंदर ये बीच वाली लेयर में था ये फैलना चालू हुआ, तो इसको गुस्सा आ गया, तो इसने बोला सरफेस टेंशन लेके आओ और वापस मेरे को खींचो। तो इसने सरफेस टेंशन ने इस एक्सेस प्रेशर को बैलेंस कर दिया। यहाँ तक ये है अनचार्ज्ड, अभी तक इसमें चार्ज वाला रूल ही नहीं आया, तो अभी तक तो मैं अनचार्ज पढ़ रहा हूँ। ये तो सिर्फ इतना पढ़ा है, सो बबल का इक्विलिब्रियम। अब अगर मैं इसको चार्ज कर दूं, अब अगर मैं इसको चार्ज करूं तो अब क्या होगा? अब मैंने इसको चार्ज कर दिया, जैसे ही मैंने इस बबल को चार्ज किया, अब मुझे मालूम है चार्ज करते के साथ ही इसकी सरफेस पे बाहर की ओर एक फोर्स लगना चालू हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेशर, जो जस्ट मैंने इससे पहले वाले डेरिवेशन में किया है। जस्ट बाहर की ओर प्रेशर लगना चालू हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेशर। ये इलेक्ट्रिक प्रेशर इस एक्सेस प्रेशर के सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। एक्सेस प्रेशर किधर है? पी इन बाहर था ना, पी इन ज़्यादा था, पी इन माइनस पी आउट। तो पहले ही एक्स्ट्रा प्रेशर अंदर से बाहर लग रहा था और इसी को बैलेंस कर रहा था ये, लेकिन जैसे ही मैंने इसको चार्ज दिया तो अब इस पे और प्रेशर लगना चालू हो गया। ये तो बैलेंस था यहाँ पे, लेकिन जैसे मैंने इसको चार्ज दिया अब इस पे और प्रेशर लगना चालू हो गया, और इसकी डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये पी एक्सेस में ऐड हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर लगना चालू हुआ, मान लो अभी तक फिर से सरफेस टेंशन इन दोनों प्रेशर को बैलेंस कर रहा है, सरफेस टेंशन की वैल्यू बढ़ जाएगी टी की वैल्यू, और ये फिर से इन दोनों को बैलेंस करेगा। लेकिन अगर मैंने इसको और चार्ज दिया, तो फिर से इलेक्ट्रिक प्रेशर और बढ़ेगा, अब फिर से ये इसको बैलेंस करेगा। कब तक बैलेंस करता रहेगा?
कब तक बैलेंस करता रहेगा? तो जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी ना, इफ वी कीप ऑन गिविंग चार्ज टू बबल एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा? फाइनली इक्विलिब्रियम में आने के लिए पी एक्सेस को जीरो होना पड़ेगा। फाइनली इक्विलिब्रियम में आने के लिए पी एक्सेस को जीरो होना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में पी एक्सेस को जीरो होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब अंदर वाला प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर ये बराबर हो जाएंगे। जैसे जैसे एक्सपेंड होता रहेगा तो बाहर से प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर, है ना। तो किसी ना किसी एक स्टेज पे आके पी इन और पी आउट की वैल्यू बराबर हो जाएगी। जहां बराबर हो जाएगी ना, वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि वहां पर पी एक्सेस तो हो जाएगा जीरो और अब सिर्फ इलेक्ट्रिक प्रेशर लग रहा होगा इस पे, और उसकी वैल्यू होगी 4T/R। यहां पे मुझे मालूम है इलेक्ट्रिक प्रेशर, जस्ट मैंने पढ़ा है अभी, σ²/2ε0 होता है, पुराने डेरिवेशन में देखा है। तो ये हो गया 4T/R, बस यही है डेरिवेशन। यहाँ से 2-3 वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एट इक्विलिब्रियम मतलब अब इससे ज़्यादा उसको चार्ज नहीं दिया जा सकता। अब बबल को इससे ज़्यादा चार्ज नहीं दिया जा सकता, दोगे तो फट जाएगा, क्योंकि टी की वैल्यू इससे ज़्यादा और होल्ड नहीं हो सकती। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अगर रेडियस निकालना चाहूँ, रेडियस ऑफ सोप बबल क्या आएगी? रेडियस की वैल्यू निकालो, ये सब इधर आ जाएगा। 4×8 डिवाइड बाई σ², ये आ गया रेडियस। अगर मैं इक्विलिब्रियम की ही कंडीशन में, ये सब अब इक्विलिब्रियम पे हो रहा है, ये सब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे तो ये कैंसिल आउट हुआ है, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो ये रेडियस जो है ये इक्विलिब्रियम वाला रेडियस है, मतलब इससे ज़्यादा रेडियस नहीं बढ़ सकती। दूसरा, अगर मैं इक्विलिब्रियम पे सिग्मा निकालना चाहूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसको इधर ले जाओ, पूरे का अंडर रूट ले लो, 8T/0 डिवाइड बाई R। अच्छा, अगर कोई मेरे से पूछे कि इस सोप बबल को कितना चार्ज दिया जा सकता है, तो इक्विलिब्रियम को टोटल इसको कितना चार्ज दे सकते हो? सोचो जरा, इस बबल को मैं कितना चार्ज दे सकता हूं? सोचो। देखो सिंपल है, कुछ नहीं, इसको मैं कितना चार्ज दे सकता हूं? चार्ज मेरा होता है, ये चार्ज पहली बात तो कहां पे? सरफेस पे, तो यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सारे गामा यानी कि सिग्मा, यूनिट सरफेस एरिया पे तो चार्ज है सिग्मा। और ज्यादा से ज्यादा कितना एक्सपेंड हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड होगा ये इक्विलिब्रियम वाली रेडियस पर, यानी कि इस R पर। तो अगर मैं सिग्मा को इसके टोटल सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, सिग्मा क्या है? यूनिट सरफेस एरिया पर कितना चार्ज आ सकता है, वो तो है सिग्मा। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मैक्सिमम इसका सरफेस एरिया कितना होगा? ये रेडियस R है ना, तो 4πr², तो 4πr² तो इसका एरिया है, और यूनिट एरिया पे सरफेस चार्ज है सिग्मा, तो टोटल चार्ज हो गया। क्यों? यानी कि टोटल चार्ज में जितना दे सकता हूं, जब आकर ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, इससे ज़्यादा ये चार्ज ही नहीं होल्ड कर पाएगा, वो होता है सिग्मा इंटू 4πr²। अब यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, ये रही √8T/0 डिवाइड बाई R इंटू 4πr²। ठीक है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करना चाहो ना, तो इसको सोल्व कर सकते हो, कुछ नहीं करना। क्या करोगे? इस R² को अंदर ले जाओ, 8T R² अंदर क्या हो गया? R4 इंटू R। यहाँ पे जरूरी नहीं इसको सोल्व करना, ये आंसर परफेक्टली ओके, मैं बस बुकिश आंसर दिखा रहा हूँ
कि बुक में क्या दे रखा है, और कुछ नहीं। 4 पाई, ये r से r कट गया, ये बच गया 8t r³ डिवाइड बाई r। ये आंसर समझ में आया? अच्छे समझ में आया? पक्का? प्रॉमिस करो, एकदम पिंकी प्रॉमिस करो। ठीक है, बस तो फिर इस डेरिवेशन का क्विक रिवीजन अगर देखना है तो क्विक रिवीजन देख लो। पहले तो समझो सोप बबल। सोप बबल यानी कि इसके अंदर 2 लेयर है, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। अंदर वाली लेयर के जो एयर है वो बाहर की ओर प्रेशर लगा रही है पी इन, और बाहर एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो इस पे अंदर की ओर प्रेशर लगा रही है पी आउट। हमेशा सोप बबल में पी इन पी आउट से ज़्यादा होता है, तो ये एक्सपेंड होना चालू करता है। देख लेना, हमेशा बबल पहले एक्सपेंड होता है, तो पी इन पी आउट से ज़्यादा होता है, और इसी प्रेशर को मैं एक्सेस प्रेशर का नाम देता हूँ। लेकिन जब ये एक्सपेंड होता रहता है तो यहाँ पे जो बीच में लिक्विड है ये भी तो एक्सपेंड हो रहा है ना इसके साथ, और लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या कहता है? लिक्विड एकदम सिकुड़ के रहेगा, लिक्विड अपने स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया में रहेगा। तो इसको गुस्सा आने लग जाता है, इसको गुस्सा आता है तो कहता है रुक, होल्ड कर, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर था इसको ये सरफेस टेंशन बैलेंस कर लेती है 40/r। तो अनचार्ज है, जब तक चार्ज नहीं दिया तब तक ये इक्विलिब्रियम है। ये इक्विलिब्रियम मतलब ये रेडियस है सोप बबल की। अभी जैसे मैंने इसको चार्ज दिया तो चार्ज देते के साथ ही मुझे मालूम है चार्ज फिर से एक दूसरे पे बाहर की ओर प्रेशर लगाएंगे, तो अब एक नया प्रेशर क्रिएट होने लग गया। पहले एक्सेस प्रेशर लग रहा था बाहर की ओर, नया प्रेशर भी लग रहा है बाहर की ओर, दोनों प्रेशर सेम डायरेक्शन में हो गए। तो जैसे ही मैंने इसको चार्ज देना स्टार्ट किया, ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर लगना चालू किया ये एक्सेस प्रेशर में ऐड हो गया। एक्सेस प्रेशर में ऐड होते के साथ ही अब इन दोनों को 40/r को बैलेंस करना पड़ेगा। तो टेंशन की वैल्यू फिर थोड़ा बहुत इसको कंट्रोल करती है। अब मैंने थोड़ा सा इसको और चार्ज दिया, ये और बढ़ता है। तो एक पॉइंट पर आकर क्या होता है कि बाहर वाली पी आउट भी बढ़ने लगती है ना, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना बबल, तो बाहर वाला पी आउट इस पर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। अंदर वाला पी इन और पी आउट एक पॉइंट पर आकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जिस पॉइंट पे कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, पी एक्सेस 0 हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। पी एक्सेस 0 होते के साथ ही सिर्फ इलेक्ट्रिक प्रेशर को ही 40/r को बैलेंस करना पड़ेगा, तो 40/r थोड़ी सी राहत की सांस ले लेगा। इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, जस्ट मैंने अभी पढ़ा है, σ²/2ε0। इसको मैंने 40/r के बराबर कर दिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो रेडियस है ये है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, मतलब एक चार्ज सोप बबल की इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कितनी रेडियस हो सकती है। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम की कंडीशन में सोप बबल की रेडियस कितनी जाएगी, इसको इधर लेके आओ, इन सबको इधर लेके आओ, रेडियस आ गया। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो सकती है, इस सबको इधर लेके आओ, अंडर रूट कर दो। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में टोटल चार्ज कितना दिया जा सकता है इस बबल को, कब तक मैं इसको चार्ज देता रहूं और ये एक्सपेंड होता रहेगा, क्या होगा? सिंपल सी बात है, मुझे मालूम है इसका सरफेस एरिया है 4πr², इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, उन दोनों को मल्टीपल कर दो, उसमें 4πr² में r की वैल्यू मैं वो रखूंगा जो कि रेडियस है सोप बबल की इक्विलिब्रियम में। तो बस क्यू क्या हो गया, सिग्मा इंटू 4πr², सिग्मा की वैल्यू ये रही 4πr² मल्टीपल कर दो, ये आंसर आ गया। ओके, चैप्टर 2 फिनिश। अब अगले आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं इस चैप्टर के वो आपको मिल जाएंगे गूगल क्लासरूम पे, आज या कल में ही अपलोड कर दूंगा। है मेरे पास पर मैं करना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दिया है, जब तक आप वो असाइनमेंट नहीं सबमिट करोगे अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना, लास्ट वीडियो वाला, ठीक है, वो काम कर लो। सेकंड चैप्टर खत्म हो गया है, अगले वीडियो में थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, चलो अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो, जय हिंद।